नमस्कार। आज हम लोग स्वच्छंदतावादी काव्य चिंतन और विशेषकर कॉलरिज के बारे में पढ़ेंगे। कॉलरिज का जन्म हुआ 1772 ईस्वी में और इनका निधन हुआ 1834 में। स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन में, रोमांटिक मूवमेंट में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का नाम सबसे प्रमुख है। ये दोनों वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज इस आंदोलन के प्रवर्तक हैं। वर्ड्सवर्थ मूलतः कवि थे, कॉलरिज आलोचक थे। बड़े और गहन विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित कॉलरिज की गहरी रुचि दर्शन और मनोविज्ञान में थी। कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड्स नाम से साझा कविता संग्रह निकाला था। आरंभिक दिनों में कॉलरिज वर्ड्सवर्थ की साहित्यिक मान्यताओं से सहमत थे, परंतु कालांतर में वे असहमत हुए। इस साझा संग्रह लिरिकल बैलेड्स के प्रकाशन के 18-19 साल बाद, लगभग 2 दशक बाद, यह असहमति सामने आई। यह कहा जा सकता है कि इसी असहमति के जरिए कॉलरिज ने अपने को अलग किया वर्ड्सवर्थ की मान्यताओं से और खुद की सैद्धांतिकी विकसित की। 1817 ईस्वी में कॉलरिज की पुस्तक छपी, बायोग्राफिया लिटरेरिया, साहित्यिक जीवनी। इस पुस्तक में बड़े जोरदार ढंग से कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ की मान्यताओं का खंडन किया। वैसे तो यह ग्रंथ न तो पूर्णतः साहित्यिक है और न ही जीवनी, भले ही इसका नाम बायोग्राफिया लिटरेरिया यानी साहित्यिक जीवनी है। इसमें जीवनी, धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, राजनीति, आलोचना आदि अनुशासनों और विधाओं के बीच आवाजाही है। एक रचनात्मक मिश्रण है इन तमाम अनुशासनों का और भिन्न विधाओं का। कॉलरिज के बारे में परस्पर विरोधी मत मिलते हैं। कुछ लोग कॉलरिज को बेहद महत्वपूर्ण विद्वान आलोचक के तौर पर रेखांकित करते हैं, तो कुछ लोग इनको उतना तवज्जो नहीं देते। सेंट सबरी जैसे प्रसिद्ध इतिहासकार ने कॉलरिज को यूरोपीय विद्वानों की परंपरा में अरस्तू और लोंगिनुस के बाद तीसरे स्थान पर माना है। अरस्तू और लोंगिनुस के बाद तीसरे स्थान पर कॉलरिज के महत्व को रेखांकित करना, इनकी शख्सियत को तीसरे स्थान पर रखने से कॉलरिज की विराटता का, उनकी विद्वता का साक्ष्य मिलता है। जबकि इसके बिल्कुल विपरीत रेने वेलक ने लिखा है कि कॉलरिज के सिद्धांतों में जो कुछ भी रोचक, गंभीर और महत्वपूर्ण है वह जर्मन दार्शनिकों से उधार लिया गया है। वैसे यह कहा जा सकता है कि रेने वेलक ने कॉलरिज के साथ ज़्यादा ज्यादती कर दी है। ज्ञान की दुनिया में हर नया विद्वान अपने पूर्ववर्ती विद्वानों से, अपने पुरखों से बहुत सारी चीज़ें लेता है, ग्रहण करता है। एक विद्वान रिचर्ड्स ने कॉलरिज की व्यक्तित्व की विशेषताओं और कमियों को बताते हुए लिखा है कि कॉलरिज कवि
दार्शनिक, उपदेशक, राजनीति शास्त्री तथा समालोचक थे। वे प्रतिभा के निदर्शन थे, साथ ही रोग विज्ञान के उदाहरण भी। वे रीति विधानी यानी मेथोडोलॉजिस्ट थे तो परम अव्यवस्थित भी। एक ओर ईश्वर के नशे में झूमने वाले तो दूसरी ओर नशे की लत से लाचार, यानी मानवीय विरोधाभासों का पुंज थे कॉलरिज। और इनके व्यक्तित्व की यह जटिलता या विरोधी तत्वों की उपस्थिति जीवनी लेखकों के लिए पहेली के रूप में है। उन पर काफ़ी लिखा गया है, लोगों ने उन पर तरस खाया है, उनको ऊपर उठाया है, उनकी निंदा की है। कॉलरिज के ग्रंथ बायोग्राफिया लिटरेरिया और उनके दूसरे अस्फुट निबंधों से उनकी साहित्यिक मान्यताओं का पता चलता है। अभिजात्यवाद और अपने मित्र वर्ड्सवर्थ की धारणाओं से बहस के क्रम में कॉलरिज की सैद्धांतिकी स्पष्ट हुई है, उनका मत सामने आया है। कॉलरिज के यहाँ सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों आलोचना मिलती है। कॉलरिज के लेखन में जहाँ उन्होंने शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ के काव्य सौंदर्य का उद्घाटन किया है, उनके गुण और दोषों का विश्लेषण किया है, और इस विश्लेषण के जरिए जो अभिव्यक्त हुआ है वह व्यवहारिक आलोचना के मानदंड की तरह है। हालांकि कॉलरिज कहते थे कि आलोचना का चरम मकसद दूसरों की रचनाओं के मूल्यांकन के नियम निर्धारण से कहीं अधिक सर्जन के सिद्धांतों का व्यवस्थापन है। काव्य को ठीक से समझने के लिए रचना प्रक्रिया का ज्ञान आवश्यक है। कॉलरिज इस मामले में अनन्य हैं कि उन्होंने कविता को समझने के लिए कविता की सृजन प्रक्रिया को समझने पर बल दिया। कॉलरिज के काव्य संबंधी अवधारणा का आधार है ऑर्गेनिक थियरी, आवयविक सिद्धांत। इनके पूर्व लॉक, हार्टली आदि दार्शनिकों ने मानसिक प्रक्रिया की व्याख्या एसोसिएशनिस्ट थियरी यानी साहचर्यवादी सिद्धांत के माध्यम से की थी। इसमें मैकेनिस्टिक थियरी भी यानी यांत्रिकतावादी सिद्धांत भी शामिल है। कॉलरिज ने इसका खंडन किया। दरअसल यांत्रिकतावाद में खंडों के योग से रचना हुई ऐसा माना जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम घड़ी को देखें तो उसके अलग अलग अंगों की, यंत्रों की अलग अलग निर्मिति होती है और फिर उसकी असेंबलिंग होती है। कॉलरिज ऐसा नहीं सोचते थे। काव्य की भाषा में कहा जा सकता है कि मनुष्य का मन यांत्रिक रूप में संवेदनाओं का ग्रहण और संचय का, स्मृतियों तथा बिंबों के योग से काव्य रचना करता है। ऑर्गेनिक थियरी या आवयविक सिद्धांत में खंड और योगफल के स्थान पर वस्तुओं का अंगांगी भाव संबंध माना जाता है। मसलन जैसे मनुष्य के शरीर का भ्रूण से शरीर के तौर पर रूपांतरण में, विकास में एक साथ सारे अंगों का विकास होता है। ऐसा नहीं होता कि पहले पैर बन गया, बाद में भ्रूण में हाथ निर्मित हो। उसी तरह काव्य में भाव, शब्द, अर्थ, बिंब, अलंकार
छंद एक साथ विकसित होते हैं, ऐसा कॉलरिज मानते थे। कॉलरिज के मुताबिक कला की उत्पत्ति भाव की तीव्रता से होती है, किंतु भाव अकेले पर्याप्त नहीं है। संवेदन यानी अनुभूतियों को ग्रहण करने की क्षमता से मिलकर यह काम करता है। अनुभूति, संवेदन और भाव के त्रैत कला के जनक हैं। यानी कला की उत्पत्ति के लिए इन तीनों का समान महत्व है। इनके अनुसार गद्य और कविता दोनों माध्यम रूप में शब्दों का उपयोग होता है। गद्य और कविता दोनों शब्दों से ही निर्मित होते हैं, परंतु इनमें फर्क यह है कि अपने अपने निजी प्रयोजन के अनुरूप शब्दों का अलग अलग ढंग से प्रयोग उपयोग इनमें होता है। कॉलरिज ने बायोग्राफिया लिटरेरिया के 14वें अध्याय में लिखा है, कविता को परिभाषित करते हुए, कि कविता रचना का वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस मायने में भिन्न है कि उसका तात्कालिक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं, और रचना के अन्य सभी प्रकारों से इसका अंतर यह है कि इसमें संपूर्ण से वही आनंद प्राप्त होना चाहिए जो उसके प्रत्येक हिस्से से प्राप्त होने वाले परितोष के अनुरूप हो। कहना होगा कि कॉलरिज कविता का तात्कालिक प्रयोजन आनंद को मानते हैं और उसके पूरे हिस्से से, उसकी संपूर्णता से आनंद प्राप्ति की अपेक्षा करते हैं। कॉलरिज ने गद्य और कविता विधा में अंतर किया है और कहा है कि गद्य शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है, तो कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है। यानी गद्य में शब्द से पहले सर्वोत्तम विशेषण का प्रयोग कॉलरिज ने नहीं किया है। क्रम सर्वोत्तम हो, पर शब्द भी सर्वोत्तम हो और क्रम भी सर्वोत्तम हो, तो इसके द्वारा निर्मित विधा को कविता कहेंगे। कॉलरिज ने प्रगीतात्मकता पर बल दिया है। उन्होंने लंबी कविता की कमजोरी बताई है कि लंबी कविता पूरी की पूरी कवित्वपूर्ण नहीं हो सकती। अभी हमने देखा कि वे अपेक्षा करते हैं कविता से कि वो अपनी संपूर्णता में आनंद दे, और इनको लगता है कि लंबी कविता में ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए उसे प्रगीत की तुलना में कमज़ोर मानते हैं। कॉलरिज की वैचारिक शख्सियत, वैचारिकता की निर्मिति उनके दोस्त वर्ड्सवर्थ की तरह ही औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति की चेतना के बीच हुई थी, और इसी का असर था कि कॉलरिज ने अभिजात्यवादी आदर्श पाठक की कल्पना को नकार दिया और कविता को सामान्य तौर पर समझने को सर्वाधिक आनंददायी माना। कॉलरिज कवि के गुण, विशिष्टता को व्याख्यायित करते हुए जो लिखा है उससे कविता परिभाषित होती है। कॉलरिज ने कवि प्रतिभा को बहुत महत्वपूर्ण माना है और उन्होंने कवि प्रतिभा को समझाने के लिए शेक्सपियर की कविता से उदाहरण देकर बताया है कि कवि प्रतिभा में 4 खूबियां होती हैं। पहली खूबी पद्य रचना का उत्कृष्ट माधुर्य, यानी जिस मनुष्य की आत्मा में संगीत नहीं है वह कवि कभी भी सच्चा कवि नहीं हो सकता।
यानी आत्मा में संगीत सच्चे कवि के लिए जरूरी है। वे मानते हैं कि काव्य शिल्प प्रयास अभ्यास से सीखा जा सकता है, पर संगीतात्मक आनंद की चेतना कल्पना की देन है। दूसरी विशेषता बताते हैं कि कवि की एकदम निजी अनुभूतियों से तटस्थता होनी चाहिए। उसे दूरवर्ती विषयों के चयन का विवेक होना चाहिए। तीसरी विशेषता बताते हैं कि कवि में बिंबों को प्रबल भाव में आवयविक रूप में बदलने की क्षमता होनी चाहिए। और चौथी विशेषता कवि के लिए कहते हैं कि उसमें वैचारिक गंभीरता और ऊर्जस्विता होनी चाहिए। दरअसल कॉलरिज कवि को दार्शनिक की तरह महत्वपूर्ण समझते थे और वे कवि के भीतर दार्शनिक की शख्सियत को जरूरी मानते थे। कॉलरिज ने छंद संबंधी वर्ड्सवर्थ की मान्यता का खंडन किया है। वर्ड्सवर्थ कहते थे छंद के बारे में कि वह सुपर एडेड चार्म है। कॉलरिज ने कहा कि यह कतई जरूरी नहीं है। छंद कविता की भाषा और वस्तु के अनुरूप हो, स्मृति की सुविधा के लिए से ऊपर से जोड़ा गया अलंकरण मात्र नहीं हो। कॉलरिज ने बायोग्राफिया लिटरेरिया के 13वें अध्याय में कल्पना सिद्धांत पर विचार किया है। कॉलरिज का महत्व उनके इस सिद्धांत की वजह से दुनिया के साहित्य के पाठकों, रसिकों और आलोचकों के बीच बना हुआ है। कॉलरिज से पूर्व ड्राइडन ने कल्पना की चर्चा की थी, परंतु इस विषय पर, कल्पना पर ड्राइडन ने गहन ढंग से विचार विमर्श नहीं किया। असल में कॉलरिज आलोचक के लिए, सच्चे आलोचक के लिए कविता की रचना प्रक्रिया को समझने पर बल देते थे और आलोचक कविता की रचना प्रक्रिया समझे, इसके लिए लाजमी था कि वे कल्पना के पक्ष को व्याख्यायित करें, स्थापित करें। कल्पना पर बल देना रचना प्रक्रिया को समझने और समझाने के लिए जरूरी आयाम है। अगर हम ज्ञान की परंपरा से कुछ उदाहरण लें तो यह भी कहना होगा कि प्लेटो ने रचना के क्षण को उन्माद की स्थिति बताया था, तो शेक्सपियर ने पागल, प्रेमी और कवि को समकक्ष माना था। शेक्सपियर ने कहा था कि इन तीनों में कल्पना का अतिरेक होता है, जबकि ड्राइडन ने कहा कि बड़ी प्रतिभा और पागलपन में निश्चय ही नज़दीकी संबंध होता है। इस तरह कल्पना का महत्व हेय हो गया था, कमतर हो गया था। कॉलरिज के पास यह चुनौती थी कि वे कल्पना को स्थापित करें। इसलिए उन्होंने गहराई पूर्वक कल्पना पर विचार किया। कॉलरिज से पहले एक और परंपरा थी जिनका जिक्र अभी मैंने किया, उससे इतर थी यह। इसमें हॉब्स, लॉक, ह्यूम जैसे अनुभववादी और साहचर्यवादी दार्शनिकों को रखा जा सकता है। इन लोगों ने कल्पना को बिंब विधायिनी शक्ति माना था और इसका मुख्य कारण है इंद्रिय बोध से मनश्चित्रों में रूपांतरित करना। इस अवधारणा में भी कल्पना स्मृति की तरह महज एक यांत्रिक शक्ति बनकर रह गई थी। इसमें भी सृजन या नवोन्मेष के लिए स्थान नहीं था। कॉलरिज इन सब को कल्पना का अवमूल्यन समझते थे
अथवा इन लोगों ने कल्पना को ठीक ठीक समझा नहीं है, यानी उनके ना समझने का परिणाम मानते थे। दोनों स्थितियों में कल्पना का अवमूल्यन हो रहा था। कॉलरिज काव्य सृजन का मूल आधार कल्पना को मानते थे। यह साहित्य सिद्धांत को उनकी सबसे महत्वपूर्ण देन है, अवदान है। हमें याद रखना होगा कि 18वीं सदी तक इमेजिनेशन और फैंसी के अर्थ में अस्पष्टता और अनिश्चितता थी। कभी इन्हें पर्याय माना गया तो कभी फैंसी को श्रेष्ठ और इमेजिनेशन को कमतर। कभी इस क्रम को उलटकर इमेजिनेशन को श्रेष्ठ और फैंसी को कमतर माना गया। कॉलरिज ने इन दोनों की विशिष्टताओं को रेखांकित किया। यह खास बात है। इमेजिनेशन और फैंसी की विशिष्टता के रेखांकन के साथ इनके अलग अलग गुणधर्म की शिनाख्त की और बताया। फैंसी शब्द ग्रीक के फैंटेसिया से उत्पन्न हुआ है। इमेजिनेशन शब्द लैटिन के इमेजिनेटियो शब्द से पैदा हुआ है। हिंदी में इमेजिनेशन के लिए कल्पना और फैंसी के लिए ललित कल्पना या रम्य कल्पना का प्रयोग होता है। ग्रीक और लैटिन में जहाँ से निकले हैं ये दोनों शब्द, जो भाषाएं ग्रीक और लैटिन फैंसी और इमेजिनेशन के उत्स हैं, वहाँ भी इन दोनों का करीब करीब समान अर्थ ही है। यह भी एक कारण है कि इन दोनों के अर्थ में अस्पष्टता बनी रही। कॉलरिज ने कहा कि कल्पना या तो मुख्य होती है या गौण। उन्होंने मुख्य कल्पना को संपूर्ण मानव ज्ञान की सजीव शक्ति तथा प्रमुख साधन, साथ ही ससीम मन में असीम सत्ता की शाश्वत सृजन शक्ति की आवृत्ति माना है। गौण कल्पना को उन्होंने मुख्य कल्पना की प्रतिध्वनि समझा है, जिसका चेतना सत्ता के साथ सहअस्तित्व, फिर भी साधनता के प्रकार में वह मुख्य कल्पना से अभिन्न, पर मात्रा और कार्य पद्धति में उससे भिन्न होती है। उन्होंने लिखा है कि पुनः सर्जन के लिए उसका विलयन, विघटन, विसरण होता है, अथवा जहाँ यह प्रक्रिया संभव नहीं वहाँ भी वह आदर्शीकरण तथा एकीकरण के लिए संघर्ष करती है। वह अनिवार्यतः जीवंत होती है, जबकि सभी वस्तुएं वस्तु रूप में स्थिर तथा निर्जीव होती हैं। इसके प्रतिकूल स्थिरता एवं सुनिश्चितता के अतिरिक्त समय कल्पना का कोई दूसरा क्रीड़ा साधन नहीं होता। रम्य कल्पना वस्तुतः देश और काल के बंधन से मुक्त स्मृति का ही एक प्रकार है। वह इच्छा शक्ति की आनुभविक क्रिया से रूपांतरित होती है, जिसे हम चैन शब्द से व्यक्त करते हैं। किंतु रम्य कल्पना अपनी सारी सामग्री जो पहले से तैयार रहते हैं, साहचर्य नियम के द्वारा ग्रहण करती है। यह फर्क इन्होंने कल्पना और फैंसी में किया। कॉलरिज ने इस कथन में कल्पना के दो भेद किए हैं, मुख्य कल्पना और गौण कल्पना। उन्होंने बताया कि मुख्य कल्पना की सहायता से दृश्य जगत का स्पष्ट व्यवस्थित ज्ञान होता है। यह सहज भाव से, अनजाने ढंग से चलते रहता है, जबकि गौण कल्पना बाह्य जगत से प्राप्त इंद्रिय समस्याओं को नए रूप में ढालकर उन्हें नई आकृति प्रदान करती है और रमणीयता का आवरण चढ़ाकर मोहक बना देती है। असल में कला विधायिनी कल्पना ही गौण कल्पना
कहलाती है। मुख्य कल्पना केवल प्रत्यक्षाश्रित है, जबकि गौण कल्पना आत्मा, बुद्धि, ज्ञानेंद्रिय, पंचक, इच्छा, भाव सबकी सहायता लेकर कला सर्जन में प्रवृत्त होती है। कॉलरिज ने कल्पना को व्याख्यायित करने के बाद फैंसी यानी ललित कल्पना या रम्य कल्पना की निम्नलिखित विशेषता बताई है। उन्होंने कहा है कि रम्य कल्पना देश काल के बंधन से मुक्त एक प्रकार की स्मृति मात्र है। रम्य कल्पना या ललित कल्पना इच्छा शक्ति से संचालित तथा रूपांतरित होती है। रम्य कल्पना या ललित कल्पना अपने उपयोग की सामग्री साहचर्य नियम से ग्रहण करती है और इसकी उपयोग्य सामग्री स्थिर तथा सुनिश्चित होती है। यहाँ यह याद रखना आवश्यक है कि रम्य कल्पना को कॉलरिज ने स्मृति का प्रतिरूप कहा है। फिर यह ध्यान रखना होगा कि स्मृति देश काल के बंधन से संचालित होती है, जबकि रम्य कल्पना देश काल से मुक्त होती है। कॉलरिज कल्पना की कार्य पद्धति को जरूरी मानते हैं, आवश्यक मानते हैं, इसलिए इसमें जीवंतता और पूर्णता होती है, ऐसा कहते हैं। रम्य कल्पना की कार्य पद्धति को यांत्रिक मानते हैं, इसलिए वह निर्जीव होती है और अपूर्ण भी हो सकती है। कॉलरिज बताते हैं कि कल्पना प्रतिभा यानी जीनियस से पैदा होती है, जबकि रम्य कल्पना या ललित कल्पना प्रज्ञा से यानी टैलेंट से। इसे समझने के लिए हमें प्रतिभा और प्रज्ञा का फर्क जानना जरूरी होगा। प्रतिभा सहज यानी जन्मजात होती है, जबकि प्रज्ञा अर्जित। प्रतिभा में सृजनशीलता यानी नव निर्माण की क्षमता होती है। प्रज्ञा में संयोजनशीलता यानी स्वतंत्र और निरपेक्ष वस्तुओं को एक साथ प्रस्तुत करने की क्षमता होती है। प्रतिभा आत्मनिर्भर होती है। प्रज्ञा दूसरों के ज्ञान को अपनाकर उसका उपयोग करती है। इस प्रकार कॉलरिज ने अपने दौर के आलोचकों और पूर्ववर्ती आलोचकों से बहस मुबाहिसे के क्रम में, असहमति दर्ज कराने के क्रम में अपनी सैद्धांतिकी को विकसित की, ऐसा कहा जा सकता है। स्वच्छंदतावाद के इस प्रणेता ने कल्पना को विशेष तौर पर व्याख्यायित कर पूरी गहराई के साथ, व्यापकता के साथ विश्लेषित कर साहित्य शास्त्र में स्थापित किया। बहुत शुक्रिया आपका।